एडजी पर आपका फिर से स्वागत है, जहां हम क्लास 9 स्किल एजुकेशन को समझकर पढ़ते हैं, सिर्फ रटते नहीं। आज हम सीबीएसई क्लास 9 के रूफटॉप गार्डनिंग चैप्टर को समझेंगे। मैं हूं गौरव और मेरे साथ है स्वाति। नोटबुक हो तो पास रखिए, लेकिन आप इसे पैसिवली भी सुन सकते हैं। सोचिए, स्कूल टेरेस खाली है और वहां वेजिटेबल्स और फ्लावर्स उगाए जा सकते हैं। आज हम इसी तरह की प्लानिंग, क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल स्टेप्स और एग्जाम टिप्स समझेंगे। बिल्कुल। हम पहले चैप्टर का पर्पस समझेंगे, फिर स्कोपिंग वर्क और प्रोसेस चार्ट बनाएंगे। उसके बाद लेआउट में सनलाइट, स्पेस, रूफ सेफ्टी, वाटर मैनेजमेंट, शेड और विंड प्रोटेक्शन आएगा। फिर मटेरियल्स, टूल्स, बिल ऑफ मटेरियल्स, पॉटिंग मिक्सचर, पीएच, जर्मिनेशन टेस्ट, इरिगेशन, पेस्ट, वीड्स, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज और पैकेजिंग करेंगे। बीच बीच में मैं तुम्हें क्वेश्चंस दूंगी। 1 सेकंड रुककर सोचो, आंसर मन में दो, फिर गौरव के साथ वेरीफाई करो। सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन। रूफटॉप गार्डनिंग का अर्थ है हाउस, स्कूल या किसी बिल्डिंग की छत पर प्लांट्स उगाना। अनयूज्ड रूफटॉप को ग्रीन स्पेस में बदला जाता है, जहां वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हर्ब्स और फ्लावर स्पॉट्स ग्रो बैग्स या स्पेशली प्रिपेयर्ड बेड्स में उग सकते हैं। सिटीज और टाउन्स में ओपन फार्मिंग लैंड कम होती है, इसलिए ये प्रैक्टिस खास तौर पर यूजफुल है। और इसका बेनिफिट सिर्फ वेजिटेबल्स उगाना नहीं है। चैप्टर बताता है कि रूफटॉप गार्डन्स बिल्डिंग्स को समर्स में कूलर रखते हैं, एयर क्वालिटी इंप्रूव करते हैं, सराउंडिंग्स को ब्यूटीफुल बनाते हैं और लोगों को नेचर से कनेक्ट करते हैं। ग्रीन स्पेसेस लोगों को हैप्पी और रिलैक्स्ड भी फील करा सकते हैं। साथ ही डाइवर्स एनिमल्स के लिए हैबिटेट मिल सकता है। एक यूजफुल फैक्ट भी याद रखो, सिर्फ 1 स्क्वायर मीटर रूफटॉप स्पेस से लगभग 10 किलोग्राम वेजिटेबल्स एक ईयर में मिल सकती हैं। लेकिन यील्ड फिक्स नहीं होती। ये प्लांट टाइप, गार्डनिंग मेथड और केयर पर डिपेंड करती है। लीफी ग्रीन्स, फ्रूट्स और फ्लावर्स की यील्ड अलग हो सकती है, और सॉइल, पॉट्स या वाटर बेस्ड सिस्टम जैसे मेथड से भी रिजल्ट बदल सकता है। क्विक चेक। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि रूफटॉप गार्डनिंग अर्बन एरियाज में क्यों यूजफुल है, तो केवल यह मत लिखना कि प्लांट्स उगते हैं। तुम्हारा आंसर क्या रहा? कम ओपन लैंड, मार्केट प्रोड्यूस पर कम डिपेंडेंस, बेटर एयर क्वालिटी, कूलर बिल्डिंग्स और ग्रीन सराउंडिंग्स जैसे पॉइंट्स जोड़ो। यही कंप्लीट रीजनिंग है। अब हम प्लानिंग के फर्स्ट स्टेप पर आते हैं, जिसे स्कोपिंग वर्क कहते हैं। स्कोप डिसाइड करने का मतलब है कि प्रोजेक्ट में क्या ग्रो करना है, कहाँ ग्रो करना है, कितने पॉट्स रखने हैं और किन रिसोर्सेज की जरूरत होगी। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिना प्लानिंग के प्लांट्स, कंटेनर्स, वाटर और स्पेस का बैलेंस बिगड़ सकता है। स्कोपिंग में सबसे पहले पूछा जाता है कौन से प्लांट्स ग्रो किए जाएं। सिलेक्शन लोकल एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस के आधार पर होना चाहिए। सनलाइट, वाटर रिक्वायरमेंट और प्लांट का लाइफ साइकिल देखो। चैप्टर सेलेक्टेड प्लांट्स का लाइफ साइकिल 2 से 3 मंथ्स रखने का सुझाव देता है। साथ में ये भी सोचो कि प्लांट्स को कम पानी की जरूरत हो। दूसरे फैक्टर्स हैं पॉट्स या कंटेनर्स में इन्वेस्टमेंट, ग्रोइंग मीडिया का कॉस्ट और पॉट्स का वेट। तीसरा सवाल है प्रोड्यूस यूजफुल किस तरह होगा। उदाहरण के लिए मिड डे मील के लिए वेजिटेबल्स चाहिए या फेस्टिवल और वेडिंग सीजन के लिए फ्लावर्स। चौथा सवाल है गार्डन कहाँ बनेगा और अवेलेबल स्पेस में कितने पॉट सेफली रखे जा सकते हैं। एग्जाम में प्लांट सिलेक्शन जस्टिफाई करने को कहा जा सकता है। अब सिर्फ प्लांट का नाम लिखना पर्याप्त नहीं होगा। लोकल कंडीशंस, सनलाइट, वाटर रिक्वायरमेंट, 2 से 3 मंथ्स का लाइफ साइकिल, यूजफुलनेस और अवेलेबल स्पेस से जोड़कर आंसर लिखना। जैसे स्कूल को स्पिनच, टमाटोज और मैरीगोल्ड सीड्स मिले, तो फूड और डेकोरेशन दोनों यूजफुलनेस के रूप में डिस्कस किए जा सकते हैं। इसके बाद प्रोसेस चार्ट बनता है। प्रोसेस चार्ट में गार्डन के सभी टास्क्स, एस्टिमेटेड डेट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी जाती है। टिपिकल टास्क्स हैं लेआउट बनाना, सॉइल टेस्टिंग और पॉटिंग मिक्सचर प्रिपरेशन, जर्मिनेशन टेस्ट, सोइंग, इरिगेशन और वीडिंग, पेस्ट प्रोटेक्शन, ग्रोथ मॉनिटरिंग और न्यूट्रिएंट्स देना, हार्वेस्टिंग तथा पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट। इससे वर्क स्टेप बाय स्टेप ऑर्गेनाइज रहता है। एक छोटा एक्टिव रिकॉल। प्रोसेस चार्ट और सिंपल टू डू लिस्ट में क्या डिफरेंस है? चैप्टर के हिसाब से प्रोसेस चार्ट सिर्फ टास्क की लिस्ट नहीं है। इसमें एस्टिमेटेड डेट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। यानी कौन सा काम कब होगा और कौन करेगा।
दोनों ट्रैक किए जाते हैं। यह लाइन आंसर में प्रिसाइजली लिखना यूजफुल रहेगा। चैप्टर साइट विजिट का भी सुझाव देता है। टीचर के साथ रेसिडेंसेज, ऑफिसेज, हॉस्पिटल्स, होटल्स या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में बने रूफटॉप गार्डन्स विजिट किए जा सकते हैं। साइट विजिट का उद्देश्य एक्सपीरियंस प्रैक्टिशनर से सीखना है। वहाँ प्रोसेस, टूल्स, मटेरियल्स, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, शेड्यूल्स और क्वालिटी क्राइटेरिया ऑब्जर्व किए जा सकते हैं। गार्डनर वर्क में सबसे ज्यादा वैल्यू किस चीज को देता है, ये भी पूछा जा सकता है। अब तक हम इंट्रोडक्शन, स्कोपिंग और प्रोसेस चार्ट कवर कर चुके हैं। एक प्रैक्टिकल थॉट रखो, अगर गार्डन का पर्पस तय नहीं किया तो प्लांट सिलेक्शन रैंडम हो जाएगा, और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी तय नहीं की तो वाटरिंग या पेस्ट मॉनिटरिंग मिस हो सकती है। प्लानिंग का मतलब पेपर वर्क भरना नहीं, बल्कि फ्यूचर प्रॉब्लम्स को पहले से पहचानना है। अब लेआउट डिजाइन समझते हैं। रूफटॉप लेआउट का मतलब है पॉट्स, कंटेनर्स, पाथवेज, शेड स्ट्रक्चर्स और सपोर्ट स्ट्रक्चर्स को रूफ पर इस तरह अरेंज करना कि प्लांट्स ग्रो कर सके और पीपल सेफली मेंटेन कर सके। लेआउट में स्पेस, सनलाइट, वेट एंड सेफ्टी, वाटर मैनेजमेंट, शेड और विंड प्रोटेक्शन 6 मेजर कंसिडरेशंस हैं। पहला पॉइंट है स्पेस। पॉट्स के बीच एडिक्वेट गैप होना चाहिए ताकि वाटरिंग और जनरल मेंटेनेंस आसानी से हो सके। अगर पॉट्स बहुत पास पास होंगे तो हर प्लांट तक पहुंचना डिफिकल्ट होगा और चलते समय कंटेनर गिरने का रिस्क भी बढ़ेगा। इसलिए केवल ज्यादा प्लांट्स फिट करना अच्छा लेआउट नहीं है, मेंटेन करने की जगह भी जरूरी है। दूसरा पॉइंट सनलाइट है। रूफटॉप के उस हिस्से को चुनना चाहिए जहां रोज कम से कम 5 से 6 आवर्स डायरेक्ट सनलाइट मिले। लेकिन सभी प्लांट्स की जरूरत सेम नहीं होती। पार्शियल शेड वाले एरियाज हर्ब्स और लीफी वेजिटेबल्स के लिए उपयोगी हो सकते हैं, जबकि टोमेटोज और क्यूक्यूबिट्स जैसे सन लविंग प्लांट्स ओपन एरियाज में रखे जा सकते हैं। मान लो लेआउट में एरिया बी पार्शियल शेड में है और एरिया ई खुला सनी एरिया है। अगर एरिया बी में लीफी वेजिटेबल्स हैं तो उन्हें ई में शिफ्ट करना हमेशा सही नहीं होगा। पहले प्लांट की लाइट रिक्वायरमेंट देखनी होगी। इसी तरह टोमेटो को बहुत शेडेड लोकेशन में रखोगे तो सिलेक्शन और प्लेसमेंट के बीच मिसमैच हो सकता है। तीसरा पॉइंट रूफ का वेट और सेफ्टी है। पॉट्स, ग्रोइंग मीडिया और बाकी मटेरियल्स का टोटल वेट रूफ को ओवरलोड कर सकता है और बिल्डिंग को डैमेज कर सकता है। इसलिए रूफ की स्ट्रक्चर और स्टैंडर्डाइज्ड मैक्सिमम वेट लोड लिमिट समझना जरूरी है। हैवी कंटेनर्स जैसे लार्ज पॉट्स या सीमेंट प्लांटर्स बीम्स के ऊपर या रूफ एजेस के पास रखे जाने चाहिए, जहां रूफ ज्यादा लोड सपोर्ट कर सकती है। यहाँ एक सटल पॉइंट है, हैवी पॉट्स को बस किसी भी एज पर रख देना सेफ नहीं मानना। चैप्टर रूफ स्ट्रक्चर समझने और वेट इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने पर जोर देता है। सेफ्टी डिसीजन टीचर, एक्सपर्ट या बिल्डिंग इंफॉर्मेशन के आधार पर होना चाहिए। स्टूडेंट्स को रूफ की लोड कैपेसिटी गेस नहीं करनी चाहिए। चौथा पॉइंट वाटर मैनेजमेंट है। पॉट्स को ट्रेज, टाइल्स या स्टैंड्स पर रखना चाहिए। इससे एक्सेस वाटर कलेक्ट होता है और रूफ सरफेस सीपेज से प्रोटेक्ट होती है। प्रॉपर ड्रेनेज वाटर लॉगिंग रोकती है और रूफ की लाइफ बढ़ाती है। ट्रे रखना सिर्फ क्लीनलीनेस के लिए नहीं, स्ट्रक्चरल प्रोटेक्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। पांचवा पॉइंट शेड प्रोविजन है। कुछ प्लांट्स स्ट्रॉन्ग डायरेक्ट सनलाइट टॉलरेट नहीं कर पाते। उनके लिए शेड नेट्स, बैम्बू स्क्रीन्स या वर्टिकल ट्रेलिसेस यूज किए जा सकते हैं। यह लाइट एक्सपोजर को बैलेंस करता है। छठा पॉइंट विंड प्रोटेक्शन है, क्योंकि रूफटॉप पर स्ट्रॉन्ग विंड्स प्लांट्स को डैमेज कर सकती है या पॉट्स को अनबैलेंस्ड करके गिरा सकती हैं। विंड डायरेक्शन जानने के लिए चैप्टर 1 में डेवलप किए गए मीटियोरोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके लगभग 1 वीक तक ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। उसके बाद लेआउट फाइनलाइज करें। यानी लेआउट एक दिन देखकर डिसाइड नहीं करना चाहिए। सनलाइट और विंड दोनों के ऑब्जर्वेशंस प्लानिंग को एविडेंस बेस्ड बनाते हैं। टेक्नोलॉजी कनेक्शन भी याद रखो। रूफ का 3D लेआउट कंप्यूटर एडेड डिजाइन यानी कैड सॉफ्टवेयर से डिजाइन किया जा सकता है। अलग अलग पार्ट्स में सनलाइट इंटेंसिटी चेक करने के लिए लक्स मीटर मोबाइल ऐप का यूज किया जा सकता है। एग्जाम में ये टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्शन से जुड़ा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बन सकता है।
अगर स्टूडेंट्स की संख्या या प्लांट्स की संख्या बढ़ानी हो तो पहले उस एरिया को एक्सपैंड करना चाहिए जहां कंडीशन सूटेबल हो और मेंटेनेंस स्पेस बची हो। केवल खाली दिखने वाली जगह भर देना सही अप्रोच नहीं है। लेआउट स्केच में पॉट्स, पाथवे, सनलाइट जोन्स, शेड और सेफ्टी रीजनिंग लेबल करना चाहिए। एक सेकंड पॉज करके सोचो, लेआउट का बेस्ट आंसर कैसा होगा? स्पेस बिटवीन पॉट्स, 5 से 6 आवर्स सनलाइट वाला हिस्सा, शेड एरिया, बीम्स के पास हैवी कंटेनर्स, ट्रेस फॉर ड्रेनेज, विंड प्रोटेक्शन और सेफ वॉकिंग पाथवे। अगर तुम हर प्लेसमेंट के पीछे रीजन लिखते हो तो आंसर डिस्क्रिप्टिव से एनालिटिकल बन जाता है। अब स्ट्रक्चरल सेफ्टी केसलेट लेते हैं। गो ग्रीन टी ने पहले पैरापेट वॉल की स्ट्रेंथ चेक की और बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर से कंसल्टेशन किया। उन्हें बताया गया कि रूफ मैक्सिमम 150 किलोग्राम पर स्क्वायर मीटर लोड सपोर्ट कर सकती है। उन्होंने 4 मीटर बाय 3 मीटर एरिया चुना, यानी 12 स्क्वायर मीटर्स। टोटल परमिसिबल लोड 150 मल्टीप्लाइड बाय 12 यानी 1800 किलोग्राम हुआ। टीम ने पॉट्स, पॉटिंग मिक्सचर और अदर कंपोनेंट्स का कंबाइंड वेट लगभग 1200 किलोग्राम एस्टिमेट किया। यह 1800 किलोग्राम सेफ लिमिट के अंदर था। इसके बाद उन्होंने टारपॉलिन लाइनर से रूफ वाटरप्रूफ की और क्लाइंबर्स के लिए बैम्बू सपोर्ट लगाया। केसलेट का मेन लेसन है कि गार्डन शुरू करने से पहले सेफ्टी, लोड कैलकुलेशन और वाटरप्रूफिंग वेरीफाई करनी चाहिए। एग्जाम में कैलकुलेशन एक्सप्लेन करते समय यूनिट्स मत भूलना। एरिया 4 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 3 मीटर इक्वल्स 12 स्क्वायर मीटर्स। लोड लिमिट 150 किलोग्राम पर स्क्वायर मीटर है, इसलिए परमिसिबल लोड 150 मल्टीप्लाइड बाय 12 इक्वल्स 1800 किलोग्राम। एस्टिमेटेड गार्डन लोड 1200 किलोग्राम है, इसलिए वह गिवन लिमिट से कम है। कैलकुलेशन के बाद कंक्लूजन जरूर लिखो। और कॉमन मिस्टेक, स्टूडेंट्स केवल पॉट्स का वेट कैलकुलेट करते हैं, लेकिन ग्रोइंग मीडिया और अदर कंपोनेंट्स भी टोटल लोड में आते हैं। वाटर का मैनेजमेंट और वाटरप्रूफिंग भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। रूफटॉप गार्डनिंग में गार्डनिंग स्किल के साथ बिल्डिंग सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जुड़ी है। ये चैप्टर का प्रैक्टिकल और इकोलॉजिकल दोनों एस्पेक्ट है। अब मटेरियल सिलेक्शन। पॉट्स और कंटेनर्स में टेराकोटा पॉट्स एयर और मॉइस्चर पास करने देते हैं। प्लास्टिक पॉट्स लाइटवेट होते हैं। ग्रो बैग्स फ्लेक्सिबल और इजी टू मूव होते हैं। सीमेंट पॉट्स हैवी होते हैं और हीट रिटेन कर सकते हैं, इसलिए उनका लिमिटेड यूज होना चाहिए। वुडन कंटेनर्स एयर पास करने में मदद करते हैं और टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस तथा वाटर लॉगिंग कम कर सकते हैं। रिसाइकल्ड मटेरियल्स भी यूज किए जा सकते हैं, जैसे ओल्ड बकेट्स जिनके बॉटम में होल्स किए गए हों, या ओल्ड सिंक्स। लेकिन रिसाइकल्ड कंटेनर को बिना ड्रेनेज होल्स के यूज नहीं करना। हेवी कंटेनर को बीम्स या रूफ एजेस के पास रखना और वेट इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना जरूरी है। ग्रो बैग का एडवांटेज मोबिलिटी है, लेकिन रिकमेंडेशन हमेशा रूफ और प्लांट रिक्वायरमेंट्स देखकर होगी। पॉटिंग मिक्सचर के लिए सॉइल, कॉम्पोस्ट और कोकोपीट, पेलाइट या वर्मिक्यूलाइट ऑप्शंस है। केवल सॉइल यूज करने से एक्सेस वाटर रिटेन हो सकता है और रूफ लोड भी बढ़ सकता है। वाटरिंग के लिए वाटरिंग कैंस, स्मॉल स्प्रिंकलर्स या टैप से अटैच्ड होज पाइप यूज हो सकते हैं। ट्रेज और सॉसर सीपेज रोकने में मदद करते हैं। शेड और सपोर्ट के लिए शेड नेट, बैम्बू स्क्रीन्स और लाइटवेट मूवेबल ट्रेलिसेस हैं। ग्लव्स सॉइल और ऑर्गेनिक मैटर हैंडल करते समय पहनने चाहिए। कंपोस्ट बिन और स्टोरेज एरिया में रैट्स और पेस्ट की इन्फेस्टेशन रोकने के लिए केयर चाहिए और प्रॉपर स्टोरेज लॉक अरेंजमेंट्स के साथ होना चाहिए। सेफ्टी इंस्ट्रक्शन सिर्फ टूल्स के लिए नहीं, मटेरियल्स और लिफ्टिंग के लिए भी हैं। टूल्स की लिस्ट को यूज और सेफ्टी के साथ पढ़ो। हैंड ट्रॉल डिगिंग सीड्स प्लांटिंग और सीडलिंग्स ट्रांसप्लांटिंग के लिए है। प्रूनिंग सिजर्स स्टेम्स कट करने, ड्राइड लीव्स हटाने और प्लांट्स शेप करने के लिए है। वाटरिंग कैन या स्प्रे बॉटल सीडलिंग्स को जेंटली वाटर करने में हेल्पफुल है। बकेट्स और ट्रे सॉइल मिक्स कैरी करने और ड्रेनेज वाटर कलेक्ट करने में काम आते हैं। टूल सेफ्टी एक्टिव रिकॉल। शार्प हैंड ट्रॉल या प्रूनिंग सिजर्स यूज करने के बाद क्या करना चाहिए? उन्हें खुले में नहीं छोड़ना। प्रूनिंग सिजर्स के ब्लेड्स बंद रखने चाहिए। वाटरिंग करते समय फ्लोर पर पानी स्पिल ना हो और फर्म ग्रिप रखना चाहिए। बकेट्स ओवरलोड ना करो। स्मॉल क्वांटिटीज लिफ्ट करो ताकि स्ट्रेन ना हो।
बिल ऑफ मटेरियल्स यानी बोएम एडवांस कॉस्ट एस्टिमेशन में मदद करता है। इससे अननेसेसरी खरीद और वेस्टेज कम होती है और वर्क स्टेप बाय स्टेप ऑर्गेनाइज होता है। इसमें आइटम्स, क्वांटिटी, एस्टिमेटेड कॉस्ट और रिमार्क्स लिखे जा सकते हैं। लेबर कॉस्ट भी इंक्लूड होनी चाहिए। लेबर वैल्यू टाइम इन आवर्स मल्टीप्लाइड बाय आवरली एस्टिमेट मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी पर वीक से एस्टिमेट की जा सकती है। गो ग्रीन एग्जाम्पल में टेराकोटा पॉट्स की कॉस्ट 500 रुपीज, होस पाइप की कॉस्ट 600 रुपीज और बैम्बू की कॉस्ट 250 रुपीज दी गई। पॉटिंग मिक्स लोकल नर्सरी ने डोनेट किया। वाटरिंग प्लांट्स और केयर एंड मेंटेनेंस की लेबर कॉस्ट जोड़कर टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट 1425 रुपीज आया। एग्जाम में टोटल के साथ रिमार्क्स और डोनेटेड मटेरियल का पॉइंट भी मेंशन कर सकते हो। अब पॉट प्रिपरेशन और सोइंग। रूफटॉप गार्डन के लिए पॉटिंग मिक्सचर लाइट वेट और न्यूट्रिएंट रिच होना चाहिए। बेसिक स्टेप्स हैं मटेरियल्स कलेक्ट करना, वेट और न्यूट्रिएंट सप्लाई ध्यान में रखना, कोकोपीट, वर्मिकुलाइट या परलाइट को कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट और सॉइल के साथ 1:1 प्रोपोर्शन में मिक्स करना और फिर पीएच टेस्ट करना। ओनली सॉइल क्यों नहीं? ऑर्डिनरी गार्डन सॉइल डेंस और हैवी होती है। पानी मिलने पर पार्टिकल्स टाइटली पैक हो जाते हैं। रूट्स तक एयर कम पहुंचती है। ड्रेनेज पूर होता है और वाटर लॉगिंग से रूट्स रॉट कर सकती हैं। पॉटिंग मिक्स लूज और एरी रहता है। एरेशन बेहतर करता है, एक्सेस वाटर ड्रेन होने देता है और रूफ पर वेट कम रखता है। चैप्टर का कंपैरिजन याद रखो। 1 लीटर कैपेसिटी पॉट में कोकोपीट, कॉम्पोस्ट और पेरलाइट का 1:1 मिक्स लगभग 290 ग्राम्स वे कर सकता है। अगर पेरलाइट को सॉइल से रिप्लेस करें तो वही मिक्सचर लगभग 700 ग्राम्स हो सकता है, क्योंकि सॉइल मच हैवियर है। इसलिए सॉइल रिड्यूस या रिप्लेस करके कंटेनर का वेट कम किया जा सकता है। पीएच एडजस्टमेंट भी इम्पॉर्टेंट है। अगर पीएच 6.0 से नीचे यानी एसिडिक हो तो गार्डन लाइम, जिसे कैल्शियम कार्बोनेट भी कहा जाता है, ऐड किया जा सकता है। अगर पीएच 8.5 से ऊपर यानी एल्कलाइन हो तो सल्फर या ऑर्गेनिक मैन्योर यूज किया जा सकता है। एडिशन के बाद पीएच फिर टेस्ट करके पोटिंग मिक्स को 6.5 से 7.0 तक एडजस्ट करना है। यहाँ एक कॉमन मिस्टेक है कि स्टूडेंट अमेंडमेंट ऐड करके रीटेस्ट नहीं करते। चैप्टर ट्रायल एंड एरर अप्रोच बताता है, जैसे एक टेबलस्पून लाइम या सल्फर या ऑर्गेनिक मैन्योर ऐड करके फिर पीएच टेस्ट करना। जब तक सैटिस्फैक्टरी रेंज न मिले, क्वांटिटी ब्लाइंडली बढ़ाना सही नहीं है। रिकॉर्ड में प्लांट, सोइंग मेथड, मिक्स प्रोपोर्शन, पीएच रिजल्ट और अमेंडमेंट लिख सकते हो। सीड सिलेक्शन में हाइब्रिड सीड्स हायर यील्ड के लिए स्पेशली प्रोड्यूस्ड होते हैं। चैप्टर ये भी बताता है कि हाइब्रिड सीड्स कॉस्टली हो सकते हैं और केवल वंस यूज किए जा सकते हैं। फार्मर्स द्वारा लोकल सीड्स की हार्वेस्टिंग और स्टोरेज की इंडिजिनस नॉलेज सीड सिक्योरिटी और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। सीड्स को केयरफुली प्रिजर्व करके नेक्स्ट सीजन में यूज किया जा सकता है। अब जर्मिनेशन टेस्ट को सीक्वेंस में करते हैं। पहले सीड्स काउंट करो, फिर सीडलिंग ट्रे, पॉट या कंटेनर में प्लांट करो और रेगुलरली वाटर करो। 2 से 3 वीक्स बाद जर्मिनेटेड सीड्स काउंट करो और प्लांटेड सीड से कंपेयर करो। जर्मिनेशन परसेंटेज कैलकुलेट करके सीड पैकेट की क्लेम से कंपेयर कर सकते हो। हेल्दी सीडलिंग्स को केयरफुली ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। सीड पैकेट पर प्रिंटेड जर्मिनेशन रेट फील्ड कंडीशंस में बदल सकता है, क्योंकि सॉइल मॉइस्चर और टेम्परेचर जैसे कंडीशंस इफेक्ट डालते हैं। इसलिए टेस्ट प्रैक्टिकल क्वालिटी चेक देता है। प्लांटिंग डेप्थ और स्पेसिंग के लिए सीड पैकेट पढ़ना या एक्सपर्ट से पूछना चाहिए। रूफटॉप में यंग सीडलिंग्स को स्ट्रॉन्ग विंड से स्मॉल कवर्स, नेट्स या वॉल के पास रखकर प्रोटेक्ट किया जा सकता है। एक क्विक क्वेश्चन, जर्मिनेशन परसेंटेज का पर्पस क्या है? केवल नंबर लिखना नहीं, बल्कि ये चेक करना कि प्लांटेड सीड्स में से कितने सक्सेसफुली जर्मिनेट हुए। अगर पैकेट क्लेम और फील्ड रिजल्ट अलग हो तो सोइंग कंडीशंस रीजन हो सकती है। इस आंसर में काउंट, वाटर, वेटिंग पीरियड, कंपैरिजन और ट्रांसप्लांटेशन के स्टेप्स क्रम से लिखना। अब तक हम प्लानिंग से लेकर सीडलिंग स्टेज तक आ चुके हैं। एडजी में अगर तुम्हें एग्जैक्ट डाउट हो, जैसे पीएच रेंज या जर्मिनेशन स्टेप्स का आंसर फ्रेम,
तो उसे क्वेश्चन की तरह पूछकर स्टेप बाय स्टेप रीजनिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। सिर्फ फाइनल लाइन देखने से बेहतर है कि पहले अपना एक्सप्लेनेशन बनाओ, फिर उसे चेक करो। अब इरिगेशन पॉट्स में ओवर वाटरिंग और अंडर वाटरिंग दोनों प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। लेस वाटर से वाटर स्ट्रेस होता है, यानी प्लांट की वाटर डिमांड अवेलेबल सप्लाई से ज्यादा हो जाती है। हेवी वाटरिंग रूट्स का सफोकेशन कर सकती है। सॉइल बेस्ड फार्मिंग में रूट्स डीप जाकर वाटर खोद सकती हैं और एक्सेस वाटर नीचे पर्कुलेट हो सकता है, लेकिन कंटेनर्स में ये एडवांटेज लिमिटेड है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यानी WHC पॉटिंग मिक्सचर द्वारा होल्ड किए जा सकने वाले मैक्सिमम वाटर की मात्रा है। टेस्ट के लिए 500 ग्राम्स पॉटिंग मिक्सचर कंटेनर में ऐड करो। कंटेनर के साथ ड्राई वेट नोट करो। स्लोली वाटर ऐड करो, सैचुरेशन तक पहुंचो। फिर 10 से 15 मिनट्स वाटर ड्रेन होने दो। ड्रेनेज रुकने के बाद वेट वेट नोट करो। फॉर्मूला ध्यान से सुनो। WHC इक्वल्स वेट वेट माइनस ड्राई वेट डिवाइडेड बाय ड्राई वेट मल्टीप्लाइड बाय 100। चैप्टर एग्जाम्पल में ड्राई वेट 105 और वेट वेट 130 है। डिफरेंस 25 है। 25 को 105 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करने पर लगभग 24% मिलता है। फॉर्मूला में ड्राई वेट डिनोमिनेटर है, इसे बदलना मत। गार्डन वाटर रिक्वायरमेंट के एग्जाम्पल में 400 किलोग्राम पॉटिंग मिक्स और 25% WHC है। 400 का 25% 100 किलोग्राम वाटर के बराबर है, जिसे लगभग 100 लीटर्स वाटर माना गया है। लेकिन यह अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन है। इसका मतलब ये नहीं कि हर दिन 100 लीटर्स वाटर देना है। ये प्लांट्स के ग्रोथ के लिए मैक्सिमम वाटर रिक्वायरमेंट बताता है। एक सेकंड रुककर सोचो, अगर टोमेटो पॉट येलो हो जाए और वाटरिंग रेगुलर हो तो क्या तुरंत और ज्यादा वाटर देना चाहिए? नहीं, पहले ड्रेनेज होल्स चेक करो। चैप्टर के केस में ब्लॉक्ड ड्रेनेज के कारण पॉट्स वाटरलॉक्ड थे। प्रिवेंटिव मेजर्स हो सकते हैं ड्रेनेज होल्स क्लियर रखना और ट्रेस या स्टैंड्स के साथ प्रॉपर ड्रेनेज अरेंजमेंट मेंटेन करना। प्लांट प्रोटेक्शन में डिसीजेस और पेस्ट को पूरी तरह एलिमिनेट करना गोल नहीं है, क्योंकि वे इकोलॉजी का पार्ट है। गोल है क्रॉप डैमेज लिमिट करना। इंटीग्रेटेड डिजीज और पेस्ट मैनेजमेंट में फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल मेथड शामिल हैं। फिजिकल मेथड में डिजीज लीव्स या इंसेक्ट लार्वे हटाना, केमिकल मेथड में ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड स्प्रे करना और बायोलॉजिकल मेथड में बेनिफिशियल इंसेक्ट्स रियर करना शामिल है। प्लांट्स को केयरफुली ऑब्जर्व करो। स्पॉट्स, इंसेक्ट बाइट्स या अनयूजुअल लीफ चेंज सिम्टम्स हो सकते हैं। डिजीज या पेस्ट आइडेंटिफाई करने के लिए मोबाइल ऐप यूज कर सकते हो या फोटोग्राफ्स एक्सपर्ट्स को भेज सकते हो। सिम्टम देखकर रेमेडी मैच करना इम्पोर्टेंट है। च्यूड लीव्स कैटरपिलर की ओर इंडिकेट कर सकते हैं, जिसके लिए नीम स्प्रे और टर्मरिक रिपेल करने में मदद कर सकते हैं। डिस्कलर्ड लीव स्पाइडर माइट्स से जुड़े हो सकते हैं। प्लांट्स पर वाटर स्प्रे करके पेस्ट डिसलॉज किए जा सकते हैं। डिफॉर्म लीव्स एफिड्स के कारण हो सकते हैं। नीम स्प्रे, चिली गार्लिक स्प्रे और अर्ली स्टेज पर मैनुअल रिमूवल रेमेडीज हैं। लार्ज होल्स और शाइनी ट्रेल्स स्लग या स्नेल की प्रेजेंस बता सकते हैं। मैनुअल रिमूवल और सॉल्ट लाइन सजेस्टेड है। विल्टेड और चूड लीव्स चेफर्स यानी बीटल से जुड़े हो सकते हैं। लार्वे एक्सपोज करने के लिए डिगिंग, नीम स्प्रे और बीटल्स की हैंड पिकिंग की जा सकती है। ब्लैक मोल्ड और वीक स्टिकी लीव्स वाइट फ्लाई का सिम्टम हो सकते हैं। नीम स्प्रे और सोप वाटर स्प्रे रेमेडीज हैं। एग्जाम में सिम्टम, पेस्ट, अफेक्टेड प्लांट और रेमेडी को ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखना। वीड्स अनवांटेड प्लांट्स होते हैं। उन्हें फिजिकल मेथड्स, मल्चिंग या केमिकल वीड किलर्स से मैनेज किया जा सकता है। मल्चिंग में बार्क, वुड चिप्स, स्ट्रॉ, हे, ग्रास क्लिपिंग्स और श्रेड लीव्स जैसे ऑर्गेनिक मटेरियल्स या प्लास्टिक पेपर यूज हो सकते हैं। पॉट्स में मैनुअल वीडिंग प्रैक्टिकल है और मे प्लांट की रूट्स को डैमेज किए बिना करनी चाहिए। मैनुअल वीडिंग के 5 स्टेप्स याद रखो। वीड आइडेंटिफाई करो, उसके आसपास सॉइल जेंटली लूजन करो, बेस के पास फर्मली पकड़ो, स्लोली पुल करके कंप्लीट रूट निकालो और फिर मेन प्लांट के आसपास सॉइल लेवल कर दो। केवल ऊपर से लीव्स तोड़ना इनफ नहीं, क्योंकि रूट बची तो वीड फिर ग्रो कर सकती है। अब हार्वेस्टिंग और स्टोरेज।
टाइमली हार्वेस्टिंग क्वालिटी और लॉन्गर शेल्फ लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। डिले होने पर प्रोड्यूस ओवरराइप हो सकता है, टेस्ट लूज कर सकता है या जल्दी स्पॉइल हो सकता है। रूफटॉप गार्डन में क्वांटिटी छोटी होती है, इसलिए हर फ्रूट, लीफ और फ्लावर को जेंटल हैंडलिंग चाहिए। ब्रूजिंग या क्रशिंग अवॉइड करो। राइट टाइम भी इम्पॉर्टेंट है। अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग में हार्वेस्टिंग करने से प्रोड्यूस फ्रेश रहता है और विल्टिंग कम होती है। हीट ऑफ द डे में प्लांट्स ज्यादा वाटर लूज करते हैं और लिम्प हो सकते हैं। सिजर्स, प्रूनिंग shears या स्मॉल नाइव्स हार्वेस्टिंग को क्लीन और इजी बनाते हैं। हैंड से खींचने पर प्लांट डैमेज हो सकता है। मैच्योरिटी इंडिकेटर्स क्रॉप स्पेसिफिक होते हैं। स्पिनच लीव्स टेंडर होने पर पिक करनी चाहिए। टमाटोज रेड होने पर हार्वेस्ट किए जा सकते हैं और कोरिएंडर फ्लावरिंग से पहले कलेक्ट करना चाहिए। इसलिए एक यूनिवर्सल हार्वेस्टिंग रूल नहीं है। क्रॉप की मैच्योरिटी देखकर डिसीजन लेना है। एग्जाम में एग्जाम्पल्स देना आंसर को स्ट्रॉन्गर बनाता है। स्टोरेज के 3 बेसिक्स हैं: क्लीनिंग, सूटेबल कंटेनर्स और टेम्परेचर। वेजिटेबल्स और हर्ब्स को जेंटली वॉश करके ड्राई करो। बास्केट्स या परफोरेटेड कंटेनर्स यूज करो ताकि एयर सर्कुलेशन हो। स्पिनच और कोरिएंडर कूल, मॉइस्ट प्लेस में या डैम्प क्लॉथ में ज्यादा फ्रेश रह सकते हैं। टोमेटोज फुल्ली राइप होने तक रूम टेम्परेचर पर रखने चाहिए। कुछ हार्वेस्ट टाइमिंग्स भी रिवाइज कर लो। लेट्यूस 45 से 55 डेज, स्पिनच 30 से 60 डेज, रेडिश 25 से 45 डेज, ओकरा 45 से 55 डेज, कैप्सिकम 60 से 80 डेज, बेसिल, मिंट और कोरिएंडर 25 से 30 डेज, टोमेटो 55 से 70 डेज और ब्रिंजल 60 से 70 डेज में हार्वेस्ट हो सकते हैं। स्टोरेज मेथड भी क्रॉप के हिसाब से बदलता है। लेटेस रेफ्रिजरेटर में प्लास्टिक बैग में अप टू 1 वीक रखा जा सकता है। स्पिनच वॉश और ड्राई करके एयरटाइट कंटेनर में लेस देन 1 वीक रेफ्रिजरेट हो सकता है। कैप्सिकम 1 से 2 वीक्स रेफ्रिजरेट किया जा सकता है। बेसिल, मिंट और कोरिएंडर के स्टेम्स जार ऑफ वाटर में काउंटर पर या डैम पेपर टॉवल में रखे जा सकते हैं। पैकेजिंग ट्रांसपोर्ट के दौरान फ्रेशनेस बचाती है। स्पिनच, कोरिएंडर और मिंट जैसी लीफी वेजिटेबल्स को क्लीन डैम्प क्लॉथ या न्यूज़पेपर में रैप करके जल्दी रेफ्रिजरेट करो। टोमेटोज और चिलीज को बास्केट्स, ट्रेज या वेंटिलेटेड कॉरिगेटेड कार्डबोर्ड बॉक्सेस में रखो। टाइट प्लास्टिक बैग्स जिनमें एयरेशन नहीं है, मॉइस्चर ट्रैप करके रॉटिंग कर सकते हैं। फ्रूट्स नेचुरली एथिलीन गैस रिलीज कर सकते हैं, जो राइपनिंग फास्ट करता है। होल्स वाले कॉरुगेटेड बॉक्सेस या बास्केट्स एयर सर्कुलेट करते हैं और गैस रिमूव होने में मदद करते हैं। इसलिए ट्रांसपोर्टेशन में फ्रूट्स लॉन्गर पीरियड तक स्टोर हो सकते हैं। हर्ब्स को जूट स्ट्रिंग या पेपर बैंड से स्मॉल बंचेस में टाई करके लेबल करना चाहिए। फ्लावर्स को डैम्प क्लॉथ या कॉरुगेटेड शीट्स लाइंड बास्केट्स में रखना चाहिए। अब फाइनल सेक्शन में एंटर कर रहे हैं। चैप्टर की कंप्लीट वर्कफ्लो याद करो। लोकल कंडीशंस देखकर प्लान सिलेक्ट करो। स्कोप और प्रोसेस चार्ट बनाओ। साइट विजिट और लेआउट डिजाइन करो। रूफ सेफ्टी चेक करो। लाइटवेट मटेरियल्स चुनो। बोएम बनाओ। पोटिंग मिक्सचर प्रिपेयर और पीएच टेस्ट करो। जर्मिनेशन टेस्ट करो। सोइंग के बाद इरिगेशन और मॉनिटरिंग करो। फिर हार्वेस्ट, स्टोर और पैकेज करो। एग्जाम प्रैक्टिस के लिए 4 क्वेश्चंस मन में सॉल्व करो। ग्रो बैग्स और क्ले पॉट्स का एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है? मिक्स ए यानी सॉइल, कंपोस्ट और कोकोपीट। मिक्स बी सॉइल ओनली से बेटर क्यों है? वाटरलॉक टोमेटो पॉट्स में क्या गलत हुआ? डैम्प क्लॉथ में रखा स्पिनच प्लास्टिक बैग वाले स्पिनच से फ्रेशर क्यों रहा? हर आंसर में कारण और प्रिवेंटिव या प्रैक्टिकल पॉइंट जोड़ना। अब एक प्लांट सिलेक्शन आंसर फ्रेम। अगर स्कूल को 15 पॉट्स और स्पिनच, टोमेटोज तथा मैरीगोल्ड सीड्स मिले तो सिलेक्शन एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस, सनलाइट, वाटर रिक्वायरमेंट, लाइफ साइकिल और यूजफुलनेस के आधार पर जस्टिफाई करो। फूड के लिए स्पिनच और टोमेटोज, डेकोरेशन के लिए मैरीगोल्ड जैसे पॉइंट्स लिखे जा सकते हैं, लेकिन फाइनल चॉइस लोकल कंडीशंस और अवेलेबल स्पेस से कनेक्ट करनी होगी। कॉमन मिस्टेक्स की फाइनल लिस्ट सुनो। रूफ लोड चेक किए बिना पॉट्स मत रखो। केवल सॉइल को बेस्ट पॉटिंग मिक्स मत समझो। ड्रेनेज होल्स ब्लॉक मत होने दो। ओवर वाटरिंग को रेगुलर केयर मत मानो। जर्मिनेशन टेस्ट में 2 से 3 वीक्स का ऑब्जर्वेशन और कंपैरिजन मत भूलो। हार्वेस्टिंग के बाद पैकेजिंग इग्नोर मत करो।
क्योंकि फ्रेशनेस वहीं से प्रोटेक्ट होती है। फाइनल चैलेंज, अपनी नोटबुक में एक रूफटॉप गार्डन का लेबल लेआउट ड्रॉ करो। उसमें सनलाइट जोन, पार्शियल शेड, पाथवे, ट्रेज, हैवी पॉट्स की सेफ प्लेसमेंट, शेड स्ट्रक्चर और विंड प्रोटेक्शन दिखाओ। फिर एक छोटा प्रोसेस चार्ट और बिल ऑफ मटेरियल्स बनाओ। लास्ट में 5 लाइंस में एक्सप्लेन करो कि रूफटॉप गार्डनिंग अर्बन सस्टेनेबिलिटी और नेचर कनेक्शन को कैसे सपोर्ट करती है। आज हमने याद किया कि रूफटॉप गार्डनिंग सिर्फ छत पर पॉट्स रखना नहीं है। ये प्लानिंग, सेफ्टी, सूटेबल प्लांट्स, लाइटवेट ग्रोइंग मीडिया, केयरफुल इरिगेशन, ऑब्जर्वेशन, ऑर्गेनिक प्लांट प्रोटेक्शन और टाइमली हार्वेस्टिंग का कंप्लीट प्रोसेस है। अगर तुम किसी कॉन्सेप्ट को अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हो, जैसे WHC या पॉटिंग मिक्सचर, तो समझो मास्टरी बन रही है। तो आज का सबसे इंपॉर्टेंट टेकअवे है, सेफ लेआउट, सूटेबल प्लांट सिलेक्शन और रेगुलर मॉनिटरिंग एक सक्सेसफुल रूफटॉप गार्डन की फाउंडेशन है। कॉमन मिस्टेक याद रखो, ज़्यादा पानी देना हमेशा ज़्यादा केयर नहीं होता, ब्लॉक ड्रेनेज रूट्स और प्लांट्स को नुकसान पहुंचा सकती है। अब कॉन्क्रीट नेक्स्ट स्टेप है कि अपना लेआउट स्केच, प्रोसेस चार्ट और एक शॉर्ट आंसर आज ही लिखो। एडजी के साथ एक्टिव रिकॉल करते रहो और अगली रिवीजन में अपने आंसर्स बिना देखे बोलकर चेक करो। मैं गौरव और स्वाति की ओर से तुम्हें शुभकामनाएं देता हूँ। आराम से पढ़ो, समझकर पढ़ो और नेचर के साथ सीखते रहो।